सॉल्ट बेस पीएच पेपर। हाँ देखिए मैडम ये था, एक मिनट। और मैडम गुड आफ्टरनून, कोई दिक्कत हो बताइएगा। देखिए मैडम वो ये वाला था, बेसिकली आपको एक पीएच पेपर दे दिया जाता है ये वाला, ठीक है जानवी जी। अब बेसिकली जब आप इसे एसिड या बेस किसी में भी आप डालती हैं तो जो भी कलर इस पे आ जाए, ठीक है, इस पे जो भी कलर आ जाए, फिर उस कलर को आप ये वाली आपके पास पीएच कलर चार्ट दे दी जाएगी। आपको क्या लिखा हुआ है, पीएच कलर चार्ट, ये साइड में आपको आपके पास होती है। तो जो भी इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर आता है उससे आप मैच कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं ये वाला कलर आया आपके पास, तो भैया आप कह देना पीएच क्या है, 10 है मैडम, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑरेंज सा कलर आया इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है, तो आप कह देना उसका पीएच 4 है, बस। अगर आपका डार्क रेड आया तो बता देना वो 0 है, यहाँ पे 0 वाला बनाया नहीं गया इन्होंने, ठीक है, भूल गए बनाना, तो वहाँ पे 0 लिख देना आप कि उसकी पीएच 0 होगी। अगर आपका कलर ये जहाँ पे ये जो है कलर ये आता है, सपोज़ करते हैं पर्पल टाइप का, तो आप कह देना कि उसका पीएच 13 है। बस इस पर आपको कलर मैच करना है कि ये जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ पे जो कलर आता है उसको मैच कर लेना कि इस पीएच कलर चार्ट में कौन सा कलर मैच हो रहा है, और वहाँ से मैडम पीएच निकाल देना। जैसे आपका ये वाला आता है येलो टाइप, तो आप कह देना कि भैया हमारी जो पीएच है वो 6 है, पीएच 6 है, तो आप कह देना ये एसिड है। तो जितने भी इधर वाले कलर आते हैं आपके इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो आप बता देना वो एसिड है। जितने भी इधर वाले कलर आ जाते हैं तो आप बता देना बेस है। तो मैडम कुछ नहीं, देखिए आपके पास क्या होगा, जो आपके टीचर हैं वो एक तो आपको ये देंगे पीएच कलर चार्ट, ठीक है, तो ये आप अपने साइड में रख लेना एक्सपेरिमेंट में। एक आपको टीचर यूनिवर्सल इंडिकेटर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये दिया जाएगा। अब क्या आपको वहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया जाएगा एसिड या बेस का, आपको बताया नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आप एसिड या बेस में डालना जो भी दिया हो, ठीक है। तो जब जो भी उस पर कलर आएगा उस कलर को आपको इस चार्ट पे जो है मैच करना होता है, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं आपका जो कलर आया है यूनिवर्सल इंडिकेटर पर वो येलो वाला आया है, तो आप कह देना कि सर इसका पीएच जो है 5 है अप्रॉक्सीमेट, और ये एसिड है क्योंकि 7 से कम आया है, ठीक है, इस तरीके से कहिएगा। सपोज़ कर लेते हैं आपका लाइट ग्रीन आ जाता है, ठीक है, यानी आप कह देना सर इसका पीएच 8 है, मैच करके इसमें बता देना कि सर यहाँ ये वाला नंबर मैच हो रहा है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। ये वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जो कलर है, ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जो कलर है ये वाला, ठीक है, ये अगर आपका यहाँ पे लाइट ग्रीन आता है तो मैच कर लेना, टीचर से कह देना कि सर जी लाइट ग्रीन आ रहा है यानी पीएच इसका अप्रॉक्सीमेट 8 होना चाहिए। जब पीएच 8 होना चाहिए तो 7 से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये बेस है। बस इस तरीके से मैडम मैच करना होता है, इस तरीके से आपका पीएच निकल आता है बस। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को भैया बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे अब एक्सपेरिमेंट आपसे करवाएंगे नहीं सर। सैम्पल प्रॉब्लम 2 मैडम पेज नंबर बताओ, सैम्पल प्रॉब्लम 2 कौन सी है? अच्छा ये वाली। अच्छा मैडम यहाँ पे तो बस ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास 5 सॉल्यूशन है ABCD, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया गया और उनके बाद जो उनका नंबर आया वो ये आया 4, 1, 11, 7 और 9, ठीक है। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, कौन सा वीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं मैडम, ये नॉर्मल सी पता कर लेंगे आप खुद देखिएगा। जो ए है, एक कितना है आपका, ए जो है 4 आया है, तो जनरल सी बात है 7 से कम आया है, 7 से कम आया है तो नॉर्मल सी बात है ये आपका एसिड है। अब हम जानते हैं 0 से 3.5 जिसकी वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और 3.5 से 7 तक यानी 7 से कम जितनी वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं मैडम, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो 4 जो है वो 3.5 और 7 के बीच में आ रहा है, तो मैडम ये हमारा क्या है, वीक एसिड है मैडम, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 1 जो है आपका नॉर्मल सी बात है 0 और 3.5 के बीच में आ रहा है, तो मैडम ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से आपको बताना था। ये जो 11 है तो नॉर्मल सी बात है 11 जो है आपका 7 से ज़्यादा आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है ये आपका बेस होगा। और आपका जो है यहाँ पे 7 जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और ये जो 9 है, 9 हमारा वीक बेस होगा क्योंकि 7 के पास है, 7 से बड़ा है तो ये वीक बेस होगा, ठीक है। और इसे आप स्ट्रॉन्ग बेस बोल लीजिए 11 को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 7 से ज़्यादा दूर है, 14 के पास है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बस इस तरीके से आपको पता करना था। और आपने जो चार्ट पूछी थी वो वाली चार्ट ये वाली है जहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये आपका सोरेनसन का टेबल जो था, देखो ये जो बनाया था उसने, ठीक है। तो यहाँ से मैच कर लो, अगर जिसका भी 0 से 3.5 के बीच में आ रहा है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
जिसका 3.5 से 7 के बीच में आ रहा है वो वीक एसिड है, ठीक है। और इसके बाद 7 से 10.5 जिसका आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वीक बेस है। देखिए यहाँ पे 10.5 आ रहा था, 11 हमारा यहाँ पे आ रहा है जो भी क्वेश्चन में था। तो 11 से यानी 10.5 से 14 के बीच में जितने भी आ रहे हैं वो सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जानवी जी आप बताइए, कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे चलें, कोई भी परेशानी हो पूछ लें। नो सर, चलिए बढ़िया। तो यहीं से मैडम आप पता कर लेना बस, ठीक है। नंबर मैच कर लेते हैं कौन ज़्यादा, उनमें से नंबर कौन यहाँ फिट हो रहा है बस। चलिए भैया, छोटा सा टॉपिक और बचा था उसे और फिनिश करते हैं, 1 मिनट। और भैया किसी को डाउट हो बता देना। फैमिली ऑफ सॉल्ट हमारा हो गया था, बेकिंग सोडा हमारा हो गया था, कोई डाउट हो बताइएगा। ब्लीचिंग पाउडर हमारा हो गया था भैया। पेरिस और प्लास्टर हमारा रह गया था, ठीक है। ये शायद लास्ट है, इसके बाद एक ही टॉपिक और रह जाएगा। अगर वैल्यू 10.5 हो एग्जैक्ट, हाँ सर जी 10.5 हो तो बोल देना बीच में कि सर जी अप्रॉक्सीमेट 10.5 आ रही है तो बीच में आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में। आप ऐसे कह देना, चिंता ना करो हीरो, आपसे सिंपल वैल्यू पूछी जाएंगी, कोई आपसे ऐसा कुछ कठिन नहीं पूछ रहे वहाँ पर, क्योंकि आपके सर 1 PM टाइम नहीं हो रहा। अब 1 PM टाइम, हाँ मैडम कर लेंगे, चिंता ना करें। 1 PM टाइम ही कर देते हैं मैडम कल से, आपने मुझे याद दिला दिया तो कर देते कल से। चलिए यस सर, ओके, कल से 1 बजे का टाइम है दोपहर में। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, पेरिस ऑफ प्लास्टर। मुबारक हो। तो भैया पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है, ठीक है, उसका केमिकल नेम हम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है पानी का हाफ मॉलिक्यूल पीछे चिपका हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा पानी का हाफ मॉलिक्यूल क्या है, पीछे चिपका हुआ है। इसे आप ऐसे भी बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। आप ऐसे भी बोल लीजिए, हेमीहाइड्रेट बोल लें या हाफ हाइड्रेट बोल लें, एक ही बात है, ठीक है। हाँ जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, बस यहाँ पे बस ये बोला गया है कि इसका नाम हमने पेरिस ऑफ प्लास्टर क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं क्योंकि जिससे ये बनता है आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ मिलता था भैया, हीटिंग जिप्सम विच आर मेनली फाउंड इन पेरिस। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पेरिस ऑफ प्लास्टर है वो बनता किससे है, जिप्सम से। और जो जिप्सम है वो बेसिकली पेरिस में पाया जाता था, तो इसलिए हम इसे पेरिस ऑफ प्लास्टर बोलते हैं, ठीक है। और पीओपी तो अब शॉर्ट में से बोला ही जाता है, आप सभी जानते हैं, ये घरों में इस्तेमाल होता है उसके लिए, कंस्ट्रक्शन साइड में, ताकि आपका दीवारें सुंदर लगें, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी। तो बस यहाँ पे नाम याद होना चाहिए आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, बस सिंपल है। ये बनता किससे है, जिप्सम से बनता है। ये जिप्सम जो है पेरिस में पाया जाता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं भैया, पेरिस ऑफ प्लास्टर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, पीओपी होती है, बस बहुत ही सिंपल है। अच्छा आगे आते हैं। हाँ शीतल जी भी तो है ना, शीतल जी की जो है इंग्लिश के टीचर आ जाते हैं, तो वो भी मैडम ने टाइम ऐसा लगवाया है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, पेरिस ऑफ प्लास्टर साफ साफ लिखा हुआ है, जिप्सम से जिप्सम से बनता है। 1 मिनट भैया, हाँ जानवी जी कह रही है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। मैडम हार्डनेस ऑफ वाटर मैं आपको क्या बताऊँ अभी, क्योंकि अभी टॉपिक ही नहीं आया वो। बेसिकली क्या होता है मैडम, पानी में काफ़ी सारी आइंस होती हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। गुड गुड आफ्टरनून भैया, चिंता ना करो, टॉपिक आगे आएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टरों में। पानी हार्ड इस तरीके से आप बोलो, जो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट टाइप कंपाउंड्स एक्स्ट्रा कंपाउंड होते हैं, यानी जो पानी प्योर नहीं होता उसे हम बोल देते हैं हार्ड, बोल देते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली का पानी थोड़ा सा भारी है, या फिर आगरा का पानी जो है भारी, लोग उसे पी नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से वो हार्ड वाटर है, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम आइंस और कैल्शियम आइंस होती हैं, इसीलिए हम उसे हार्ड वाटर बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, अभी आपको मैंने बताया कि जो पेरिस ऑफ प्लास्टर है वो जिप्सम से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम में भैया याद रखना फार्मूला CaSO4.2H2O होता है, कृपा करके ये जिप्सम का फार्मूला है। तो जब भी आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, ठीक है, तो भैया वो अपना 3/4 पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, ठीक है, 3/4। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है पेरिस ऑफ प्लास्टर का, CaSO4.12H2O। बेसिकली वो हाफ मॉलिक्यूल नहीं बचता,
आप इसे बैलेंस कर दोगे तो ये एक मॉलिक्यूल बचता है। अभी हम आगे वाली रिएक्शन में देख लेंगे इसे, ठीक है। क्योंकि खुद सोचिए, पानी का हाफ मॉलिक्यूल कुछ होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल हमेशा होल नंबर में होते हैं, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसे हाफ मॉलिक्यूल लिख दिया है। तो याद रखिएगा किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। कितने डिग्री पे हीट करते हैं, याद रखिएगा 100 डिग्री पे उसे हम हीट करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हीट 100 डिग्री पे कीजिएगा, तो आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाएगा और कुछ पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और इसमें मुझे क्या बताना चाह रहे थे, बस जिप्सम में जो है आपके 2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो याद रखिएगा पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम से बनता है, और जिप्सम को जब हम 100 डिग्री पे हीट करते हैं तब हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर आ जाता है, बस। और आगे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही होना चाहिए, 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाता है। जब ये भी पानी का मॉलिक्यूल उड़ गया तो सिर्फ हमारे पास CaSO4 बचता है, सूखा, ठीक है। और फिर ये पेरिस ऑफ प्लास्टर काम नहीं करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि इन प्रिपरेशन ऑफ पेरिस ऑफ प्लास्टर, जब भी हम पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाते हैं तो जो जिप्सम होता है उसे हम बहुत ही केयरफुली हीट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को भैया हम 100 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नहीं अलाउ करते हैं। क्योंकि भैया अगर हम 100 डिग्री से ज़्यादा अलाउ करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये उड़ जाते हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पे ये आधा बचता नहीं है, ये भी पूरा उड़ जाता है गर्मी के कारण। तो बस यहाँ पे ये बोला गया है। और जब वो भी उड़ जाता है तो भैया हमारे पास सिर्फ CaSO4 बचता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसे आप कभी कभार बोलते हो डेड बर्न प्लास्टर, यानी पूरी तरीके से भुना हुआ मरा हुआ प्लास्टर, ठीक है। और कुछ बताने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है वो पेरिस ऑफ प्लास्टर का काम नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरी तरीके से एक तरीके से डेड हो गया, हम ये बोल लीजिए। तो याद रखिएगा 100 डिग्री पर ही हीट करते हैं। पूछ सकते हैं टीचर भैया 100 डिग्री पर ही क्यों करते हैं, तो आप बता देना। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये भी उड़ जाता है इसके, ठीक है। फिर हमारे पास सूखा कैल्शियम सल्फेट बचता है, और ये फिर पेरिस ऑफ प्लास्टर का काम नहीं करता है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा आगे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हाफ H2O है, बट ये हाफ H2O कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, ठीक है। 100 डिग्री पे उसे हीट करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है प्लस के 3 मॉलिक्यूल वाटर के बच रहे हैं। तो आप या तो ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए, वो वाली रिएक्शन लिख दीजिए, एक ही बात है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना। तो इसलिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आप ये लिखें पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला CaSO4.12H2O, या फिर आप ये लिखें 2CaSO4.H2O। तो वो दोनों ही चीज़ क्या है, एक ही है। तो आपके टीचर नंबर नहीं काटेंगे, आप कुछ भी लिख दीजिएगा इनमें से। तो किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना। तो ये वाली रिएक्शन और ऊपर वाली रिएक्शन सेम है, 100 डिग्री पे हीट करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो पानी उड़ जाएगा इसमें से, और फिर ये आपको चिपकेगा नहीं, ठीक है। और ये एक तरीके से बेकार है फिर। अच्छा आगे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी भैया कुछ प्रॉपर्टी है। तो भैया पेरिस ऑफ प्लास्टर पहला क्या होता है भैया, ये वाइट रंग का होता है, मुबारक हो, वाइट पाउडर होता है, सिंपल है। सर जो बोन फ्रैक्चर में हाँ भैया वो यही है, चिंता ना करो, अभी हम आगे देख लेंगे। तो अगला है भैया कि पेरिस ऑफ प्लास्टर के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। पेरिस ऑफ प्लास्टर के पास एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है कि जब इसे पानी मिल जाता है तो ये पूरा ठोस हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इसे पानी में मिला देते हैं थोड़ा सा, जैसे मम्मी मिलाती हैं वो आटे में पानी, तो ऐसे ही यहाँ पे भैया आप इसमें पानी मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही है कि देखिएगा कि जब आप पानी मिलाते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर में तो लगभग आधे घंटे में, हाफ एन आवर में वो सॉलिड मास हो जाता है, हार्ड मास, यानी एक तरीके से ईंट टाइप हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। बस तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ये आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर है, उसमें आपने कुछ पानी मिला दिया है, तो देखिए वो वापस जिप्सम बन गया है, ठीक है। याद रखिएगा एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गया, जिप्सम बन गया। 1 मिनट में से थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। तो ये हमारा क्या था, खुद देखिएगा, ये पेरिस ऑफ प्लास्टर था, उसमें हमने पानी मिला दिया तो फिर से क्या बन गया, जिप्सम बन गया, ठीक है। और ये सॉलिड हो जाता है और आपकी दीवारों पर चिपक जाता है, ठीक है।
और इसे आप अगर आप फिर से 100 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो वापस क्या हो जाता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाता है। ठीक है, वो एक ही बात है। अच्छा, और कुछ आपको बताने वाली बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है उसे भैया मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, यानी वहाँ पे कहीं से भी पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आ गया उस पर, पानी उसके पास आ गया तो वो वापस जिप्सम बन जाता है, फिर वो आपके किसी काम का नहीं है, यानी उसे आप बाहर फेंक दीजिएगा फिर कबाड़े में। तो याद रखिएगा, इसीलिए पेरिस ऑफ प्लास्टर को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे टीचर कि भैया पेरिस ऑफ प्लास्टर को भैया आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, तो आप बता दीजिएगा। अगर उसे पानी मिल जाएगा किसी भी तरीके से, कहीं से भी मॉइस्चर आ जाएगा उसके पास, तो नॉर्मल सी बात है वो जिप्सम वापस बन जाएगा। ठीक है, और वो सॉलिड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो एक तरीके से ईंट जैसा शेप आ जाता है, सॉलिड ठोस, तो वो फिर बेकार हो जाता है हमारे लिए। बस, और कोई दिक्कत हो बताइएगा आप। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अच्छा भैया, यूजेस क्या है, देखिए मयंक जी ने पूछा था कि अगर हड्डियाँ टूट जाती हड्डी, तो उसमें जो प्लास्टर होता है उसमें तो भैया पट्टी को मजबूत करने के लिए, ठोस करने के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैडम भैया पेरिस ऑफ प्लास्टर का यूज़ कर रही हैं। तो बस यहाँ पे यही है। तो भैया साफ साफ है, जो पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। ठीक है, जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली जो आपका जैसे पैर की हड्डी टूट गई है तो उसको एक परफेक्ट शेप देने के लिए, ठीक है, पहले तो उस पर पट्टी लगाई जाती है, फिर पट्टी पे ऊपर उसके पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो सॉलिड बना रहे। तो यहाँ पे हमारा ये सॉलिड बन रहा है, जो मैडम लगा रही हैं। तो बस यहाँ पे यही है कि इससे क्या होता है, जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्ट्रेट रहती है। ठीक है, बस इसमें क्या है भैया कि दिस इज़ यूज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन पेरिस ऑफ प्लास्टर इज़ मिक्सड, यानी नॉर्मल सी बात है, जब पेरिस ऑफ प्लास्टर को आप प्रॉपर मात्रा में पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो बेसिकली वो ठोस हो जाता है, और इस कारण वो एक तरीके से भैया शेप बना लेता है। मैंग जी, ये आपका आंसर था, कोई डाउट हो बता देना मुझे। अब भाई नॉर्मल सी बात है, पानी से मिलने पर ये ठोस हो जाता है, तो इससे हम खिलौने बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खिलौने बना लीजिएगा भैया, डेकोरेटिव मटेरियल्स सजाने वाली चीज़ें बना लीजिएगा, सस्ते ऑर्नामेंट्स बना लीजिएगा, कॉस्मेटिक में यूज़ हो जाता होगा भैया, ब्लैक बोर्ड चौक, चौक में यूज़ हो जाता है, ये स्टैचूज़ को बनाने में यूज़ हो जाता है। ठीक है, हाँ मैडम, रिकॉर्ड तो हो रही है वीडियो। अच्छा भैया, ये फायर प्रूफिंग मटेरियल है, यानी आप इसे फायर प्रूफ मटेरियल का इस तरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, यानी आग लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से तो ईंट है, सॉलिड ईंट हो गई है पानी के बाद, तो इस पर आग लगा दीजिए तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे फायर प्रूफिंग मटेरियल का ही काम करता है। ठीक है, जो आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर है ये लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पे छोटे मोटे गैप हैं तो उसमें ये भर दिया जाता है पानी के साथ, तो वहाँ पे वो चीज़ ठोस हो जाती है। ठीक है, इससे फिर जो एयर है वो आर पार नहीं निकल पाती। और भैया पेरिस ऑफ प्लास्टर है ये आपकी भैया दीवारों पे लगाया जाता है, जिसे हम पुट्टी बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, बस ताकि बिफ़ोर पेंटिंग दैम, यानी दीवारों को पेंट करने से पहले इसकी कोटिंग की जाती है, ताकि जो दीवारें हैं काफ़ी शाइनी सरफेस दे सकें। ठीक है, बस, और काफ़ी सारी सीलिंग्स पर डिज़ाइन भी किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है, पेरिस ऑफ प्लास्टर की वजह से। मुबारक हो, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, हड्डियों को जोड़ने में काम आता है एक तरीके से, आपका टॉयज़ बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, फायर प्रूफिंग मटेरियल का काम करता है, गैप भरने में काम आता है, दीवारों पे ये लगाया जाता है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हीरो, मैं समझ नहीं पाया सर। प्लास्टर को क्या काटा जा सकता है, मैडम कह रही हैं काटा जा सकता है इस प्लास्टर। हाँ सर जी, वो डिपेंड करता है किससे काट रहे हो हीरो, और डिपेंड ये भी करता है कि वो सॉलिड हो गया था पहले ही, कैसा हो चुका है, आप समझ रहे हो ना। वो डिपेंड करता है किस फेज़ में, किस स्टेज में, वो जमने की कगार पे है तो आराम से काट देना, और अगर आपने बिल्कुल जमा दिया है उसे तो बिल्कुल ठोस हो गया है वो, फिर आपको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा उसे। वो डिपेंड करता है किस स्टेज में रहे। ठीक है, और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हीरो, मैंने अभी आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि जिप्सम से बनता है, और जिप्सम जो है ज़्यादातर फ्रांस में मिलता है। ठीक है, पेरिस में मिलता है एक तरीके से, तो इसलिए हम उसे बोला जाता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है हीरो, आपको बताया तो था अभी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हीरा, देखो जो पेरिस ऑफ प्लास्टर है वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, और जो जिप्सम होता है वो कहाँ पे मिलता है, पेरिस में मिलता है। ठीक है, पेरिस में, इस कारण हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ प्लास्टर बोल देते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा आगे आ जाते हैं। और मैडम ने बता दिया कि पेरिस में इन्वेंट हुआ था ये, चलिए इन्वेंट कर दिया मैडम ने। अच्छा आगे आ जाते हैं भैया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया कोई बताएगा क्या चक्कर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? किसी बच्चे को पता हो, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आराम से बताएं, किसी बच्चे को पता हो थोड़ा सा। क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाटर, अरे वाह मैडम ने बिल्कुल सही सटीक आंसर मारा, बिल्कुल सटीक तीर मारा मैडम ने। तो बेसिकली क्या है, पानी जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल लीजिए उसे, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोल लीजिए। तो यहाँ पे यही है। तो भैया क्या कहना चाह रहा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, अगर वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। और अगर जो सॉल्ट है, नमक है, उनके पास, उनके बगल में पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो पानी के मॉलिक्यूल के कारण जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल्स का शेप में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी पानी है बट किसके फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब अगर ये नमक है, नमक के आगे, नमक के पीछे पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, जैसे यहाँ चिपक रहा है, ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट तो है ही है बट पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देते हैं। बस इतना सिंपल पॉइंट है, और कोई दिक्कत हो बता देना। तो ज़रा समझते चलते हैं कौन कौन है भैया। जैसे पहला है हमारे पास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। भैया कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O, ठीक है। अब ये 5H2O है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, PENTA पेंटाहाइड्रेट बोला जाता है। यहाँ बोला भी है, एक मिनट इन्हें जान दो, पेंटाहाइड्रेट मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ऐसे ही अगला था भैया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ भी भैया कुछ मॉलिक्यूल्स चिपके हुए थे पानी के, हमने पहले डिस्कस किया था, वो 10 मॉलिक्यूल्स चिपके हुए थे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेकाहाइड्रेट यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके बाद, एक मिनट, कोई बच्चे हैं, अरे वाह शीतल जी आ गई, गजब हो गया। और मैडम बढ़िया हैं आप, कोई दिक्कत हो बताइएगा। शीतल जी कोई दिक्कत हो बताएं। तो भैया हमारे पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो हैं, ठीक है, उसके पास भैया 10 क्रिस्टल्स है, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स है पानी के लिए, इसे हम क्या बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल देते हैं। हाँ मैडम गुड आफ्टरनून। अच्छा मैडम कल से टाइम आपका 1 बजे से कर दिया है, तब आप आराम से आ जाना, ठीक है। मैं बच्चों को भेज दूँगा कि 1 बजे से कर दिया है, ताकि आप आराम से इंग्लिश का पढ़ लें ट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या था, कैल्शियम सल्फ़ेट। कैल्शियम सल्फ़ेट के साथ भैया जो अभी हमने जिप्सम पढ़ा था, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल चिपके हुए होते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फ़ेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट यानी 2 मॉलिक्यूल पानी के। इसके बाद आ जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के। एक आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बताया था जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था आपको, कि जो आयरन सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें क्या होता है, 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है FeSO4.7H2O, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा यानी 7, ठीक है, 7 पानी के मॉलिक्यूल्स। हाँ डिकम्पोजिशन में था, बहुत बढ़िया मैडम आपने बताया था। अच्छा तो ज़रा सा आप में से कोई बच्चा बताएगा कि इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, और उसको फर्दर हीट करते हैं तो क्या होता है, किसी बच्चे को पता हो। और कलर में क्या चेंज आता है, कुछ याद होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। किसी बच्चे को पता हो कि जब हम इसे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते थे तो क्या बनता था, उसके बाद उसे फर्दर हीट करते थे तो क्या बनता था।
अच्छा फेरिक ऑक्साइड बनता था, चलिए आप बता रहे हैं तो सबसे पहले FeSO4 + 7H2O। चलिए मैडम बहुत बढ़िया, एफ यानी पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होता है, यानी सबसे पहले तो हमारा FeSO4 बनेगा, जब हम इसे हीट करेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे तो सिर्फ FeSO4 रह जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बता रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है फर्दर हीट करने पे, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म, बहुत बढ़िया। और जब हमारे पास इसे पहले इसे हीट करेंगे तो सिर्फ हमारा FeSO4 बचता है। FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो मैडम ने बता दिया फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड निकलती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भैया मैंग जी। अच्छा भैया, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो सभी सॉल्ट हैं, ठीक है, इनमें भैया पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चिपका हुआ है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के कारण ही इन पे ये जो कलर आ रहा है, तो याद रखिएगा ये पानी के मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे यही बोला गया है कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, ठीक है। तो भैया अगला है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, यानी जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स है वाइट कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो क्रिस्टल्स हैं वाइट कलर के आ रहे हैं, तो ये पानी की वजह से हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ऐसे आप देखिएगा ज़रा सा, ये जो आयरन सल्फेट है और यहाँ पे 7H2O है, तो यहाँ पे देखिए वो ग्रीन ग्रीन कलर जो हो रहा है ये पानी की वजह से हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से। अगर आप इसे हीट कर देंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाले उड़ जाते हैं और ये सिर्फ FeSO4 बचता है, और ये सिर्फ एक हमारा सूखा पाउडर होता है बस, FeSO4 वाइट पाउडर, ठीक है। तो पानी आप उड़ा देंगे तो नॉर्मल सी बात है कलर भी गायब हो जाएगा। तो याद रखिएगा इन सभी में जो कलर है वो बेसिकली पानी की वजह से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं और कुछ बताने वाली बात नहीं है। और ये याद रखिएगा कि अगर इनके पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट जो है गीले गीले हैं, ठीक है। सॉल्ट हमेशा सूखे ही रहते हैं, बट ये चिपका हुआ रहता है पानी के मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये क्रिस्टल का शेप आता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ नॉट फ्री, वाटर यानी जो पानी है वो फ्री नहीं है, तो इट डज़ नॉट वेट द सॉल्ट, इसका मतलब जो सॉल्ट होता है वो गीला नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। बस और कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही बेसिकली इनका क्रिस्टल का शेप आता है, यानी जो कलर आ रहा है इसमें, जो रेड कलर आ रहा है इसमें, ये ब्लू टाइप पता नहीं कैसा कलर है, डार्क ब्लू टाइप, ये लाइट ब्लू टाइप है, ये ग्रीन है, और ये आपका क्या है, थोड़ा सा पानी जैसा क्रिस्टल सा कलर है। तो सभी किसी की वजह से आ रहा है, आप याद रखिएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आ रहा है। हाँ भैया क्या बता रहे हैं, एसिड है क्या, मतलब समझ नहीं पा रहा। पाउडर ऑफ आयरन, हाँ भैया पाउडर जैसा होगा, बट वाइट ग्रीन ग्रीन करके क्रिस्टल्स टाइप होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, ऐसे क्रिस्टल टाइप होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। लेकिन आगे क्या बोलना चाह रहा है देखिएगा यहाँ पे, जैसे भैया CuSO4.5H2O है, ठीक है, इसकी वजह से भैया ब्लू कलर आता है, CuSO4.5H2O 5H2O की वजह से। तो देखिएगा 5H2O की वजह से यहाँ पे इसमें ब्लू कलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि 7H2O की वजह से क्या आता है, ग्रीन कलर आता है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, किसकी वजह से, 7H2O की वजह से, बस। और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स में मैंने आपको बता ही दिया था कि वो थोड़े से वाइट वाइट रंग के होते हैं, ये वाइट वाइट रंग के, बस और कुछ आपको बताना नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मैंने आपको बता दिया, यही हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं जिनमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यही हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अगर आप इन्हें हीट कर देते हो तो क्या एक्शन, क्या असर आता है। तो इसमें कोई असर नहीं आता भैया, नॉर्मल सी बात है, हीट कर दोगे आप तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा कॉपर सल्फेट है यहाँ पे और 5H2O के मॉलिक्यूल हैं उस पर, वो ब्लू कलर का होता है, हीट कर दीजिए पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, वो सूखा रह जाता है और पानी हवा में उड़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में पाउडर बन जाता है, सूखा पाउडर, ठीक है। तो बस ये आपको बताना है कि अगर आप सॉल्ट को हीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो गायब हो जाते हैं और जो सॉल्ट बचता है वो एनहाइड्रस सॉल्ट बचता है, यानी सूखा सॉल्ट बचता है, बस यहाँ पे सिंपल सा बात है, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ कि जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर जो पानी होता है यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो यही हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ये जो चीज़ है ये क्या होता है, उड़ जाता है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। हाँ भैया ये लास्ट टॉपिक है, और कोई दिक्कत हो बताइएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो हम कर रहे हैं इसे, ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी पानी को उड़ा रहे हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि देखिएगा यहाँ पे आपने हीट किया था तो पानी के मॉलिक्यूल उड़ गए थे, लेकिन अगर आप दोबारा से इसे पानी दे देते हो, दोबारा से इसे पानी दे देते हो, तो यहाँ पे देखो पानी दिया हुआ है दोबारा से, तो वापस पहले जैसा हो जाता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ब्लू था तो यहाँ भी ब्लू हो गया है वापस ये, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी आप अगर हीट करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, वो वाइट रहता है, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप इसे पानी का मॉलिक्यूल दे दोगे तो पानी का मॉलिक्यूल दोबारा दे दिया गया है तो वापस कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बस इतना सिंपल पॉइंट है, और कोई दिक्कत हो भैया पूछ लेना। इसके बाद आ जाते हैं इसका यहाँ पे भैया एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आप देखो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, तो ज़रा ध्यान दो। भैया ये हमारे पास कॉपर सल्फेट था, इसमें 5 मॉलिक्यूल हैं पानी के। देखिए हीट कर दिया गया, कृपा करके नीचे से हीट कर रहे हैं तो पूरा वाइट पाउडर हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या, ऊपर से हम हल्का हल्का पानी डाल रहे हैं, तो देखिए दोबारा से वो ब्लू होता जा रहा है। आप देखिएगा यही पाउडर जो वाइट है, दोबारा पानी डाल दीजिए इसमें तो वापस वो ब्लू कलर हो जाएगा, यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई भी दिक्कत हो भैया बता दीजिएगा। भैया मैंग जी को बताओ ये स्काई ब्लू क्यों होता है, कौन बच्चा बताएगा इन्हें। और क्या था, बस भैया यही है, कौन बच्चा बताएगा भैया स्काई ब्लू क्यों होता है, किसी बच्चे को पता होगा, वैसे आप ही के सिलेबस में है, किसी बच्चे को पता हो तो बताइएगा। चैप्टर फिनिश, हाँ मैडम चैप्टर फिनिश हो गया, कोई डाउट हो पूछ लीजिए मैडम। अच्छा भैया जब तक क्वेश्चन बता दीजिए मुझे पहला वाला, इसमें कहाँ है, और कोई चीटिंग ना करे कृपा करके, कहाँ है। भैया किसी का ऑडियो ऑन है, ज़रा सा देख लें। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द सॉल्ट विच विल गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, यानी वो सॉल्ट बताइए जब हम पानी में डालेंगे तो उसमें एसिडिक बिहेवियर आएगा। वो सॉल्ट जब हम उसे पानी में डालते हैं तो उसमें एसिडिक बिहेवियर आएगा। और मैंग जी जो आपका स्काई ब्लू क्यों होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स का टॉपिक है हीरो, ये लाइट का टॉपिक है, ठीक है। ड्यू टू आप बोल देना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोल देना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस ये आंसर है शॉर्ट में, आगे मैं बाद में बताऊंगा। हाँ तो भैया बताइएगा कौन सा इनमें सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है जो बेसिकली पानी में डालने पर एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि वो सॉल्ट जो होते हैं एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इसके मम्मी पापा में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल सी बात है जो सॉल्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देगा। अगर भैया सॉल्ट जो अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल सी बात है जो सॉल्ट है वो एसिडिक कैरेक्टर देगा, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्ट किससे बनता है, सॉल्ट भैया हमारा एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट में एसिड कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे खुद सोचिएगा, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि वो सॉल्ट बताएं जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आप खुद चेक करो, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आती है, पीछे वाला जो चीज़ होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। ये पीछे वाला चीज़ होता है सॉल्ट में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें ये आगे वाला होता है, ये स्पेशल केस था एक नेमिंग में याद करने के लिए मैंने बताया था आपको, और शायद जी को इसमें डाउट था। तो भैया इसमें चेक करें सॉल्ट तो सब यहाँ पे Cl है, यहाँ भी Cl है, जो हमारा एसिड है Cl यानी HCl, HCl एसिड यहाँ पे आ गया। लेकिन भैया बेस यहाँ पे K है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो KOH तो भैया ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें जो बेस होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो हमारा NH4
OH, ठीक है। तो भैया ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नॉर्मल सी बात है आपका ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला जो सॉल्ट है वो पानी में डालने पे क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अगला बताइएगा इसमें कि वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विच गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी जब वो सॉल्ट बताइए जिसे हम जब पानी में डालेंगे तो वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा वही सॉल्ट। तो आराम से बताएं कौन सा होना चाहिए, बड़े समझ के बताइएगा, कोई चीटिंग नहीं, अपने आप सोचें कि कौन सा क्या होगा। अच्छा बता रही मैडम, शाबाश। तो यानी हमें इस बार बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया। अब चेक करो भैया बेस स्ट्रॉन्ग किस में है इन दोनों में से। तो भैया अब आगे वाला बेस होता है, पीछे वाला सॉल्ट होता है, ठीक है। तो भैया Na कौन सा बेस होगा, NaOH होगा, आपको बताया था सब ये, ठीक है। और ये CO3 है, कार्बोनिक एसिड होता है, आपको पता होगा H2CO3। अब नॉर्मल सी बात है, खुद आप सोचें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो भैया कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट में कौन सी आएंगी, बेस वाली आएंगी, और इसने बेस वाली पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शीतल जी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। और वीडियो तो आप देख रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अगला बताइएगा भैया, द सॉल्ट विच विल गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन देगा पानी में, यानी ना तो एसिडिक शो करेगा ना बेसिक शो करेगा, कौन सा सॉल्ट है इसमें। अपने आप लॉजिक लगाएं, आंसर देने जल्दी नहीं है, अपने आप सोचें। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है वो सॉल्ट बताएं जब हम उसे पानी में डालते हैं तो ना उसमें एसिडिक बिहेवियर शो होता, ना ही बेसिक बिहेवियर शो होता, तो कौन सा सॉल्ट है इनमें। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए भैया, खुद सोचना। अब वो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल का मतलब है कि एसिड और बेस में दोनों में बराबर पावर होनी चाहिए। अब चेक करो इन सभी सॉल्टों में एसिड और बेस में बराबर पावर किस में है। अब ज़रा चेक करें बराबर पावर, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, और ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। KCl चेक करते हैं, K का मतलब है भैया आगे वाला बेस होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और HCl, यहाँ से HCl एसिड आएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा न्यूट्रल देगा, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से Na आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से कार्बोनिक एसिड आ रहा है तो वीक एसिड है, तो नॉर्मल सी बात है ये भैया नहीं है न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा ये था। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है, लॉजिक लगाइएगा। चलिए मैडम ने बिल्कुल बता दिया, शैलजा जी ने बहुत बढ़िया आंसर बताया। अच्छा भैया 57 वाला बताएंगे ज़रा सा आप सभी बच्चे, कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस था उसमें क्या क्या बन रहा था, तो आप ज़रा बता दीजिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कली माने बेस, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बन रहा था क्लोर एल्कली प्रोसेस में। अच्छा मैंग जी बता रहे हैं सी, चलो चेक कर लेंगे, और बाकी बच्चे बताइए क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या बनना था। कल आपको याद होगा हमने इसके बारे में तीन यूजेस देखे थे, 3 टाइप के यूजेस, तो भाई ज़रा बताइएगा कौन कौन से यूजेस थे। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही बनना है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। क्लोरीन तो होना ही होना चाहिए, एक आपका बेस एल्कली यानी बेस होना चाहिए, तो क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, बेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और भैया आपको याद होगा कल हमने एक हाइड्रोजन के यूजेस भी देखे थे, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को हम लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते थे, कल आपको बताया था, तो वहाँ पे H2 भी बन रहा था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और आपको पता है NaOH क्यों बन रहा है, क्योंकि कल हमने NaCl से NaOH बनाया था, आपको याद होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है। अच्छा भैया कल हमने डिस्कस किया था कि जो वाशिंग सोडा होता है उसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं भैया वाशिंग सोडा में, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो ज़रा सा बताएं कितने होंगे लगभग वाशिंग सोडा में कितने होते हैं, ज़रा सा सोचें अपने आप। जो अभी हमने वाशिंग सोडा कल भी पढ़ा था और अभी भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं।
सभी बच्चे बताइएगा 7 होते हैं, और बाकी बच्चे बताइएगा। सोचें, अपने आप सोचें, कोई जल्दी नहीं है। फाइव। चलिए भैया, अभी आपको बताया था कि 10 मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ी देर पहले ही जस्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल होते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला बताइएगा भैया, अगला क्या बोलना चाह रहा है कि वो सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। भैया वो सॉल्ट बताइए जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब हम जानते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड करता है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है वो सॉल्ट बताएं जिसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, यानी वो सॉल्ट बताएं जिसमें एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इन चारों सॉल्टों में देखो भैया किसमें एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेस के कंपैरिजन में बराबर नहीं होने चाहिए दोनों, आपका सॉल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन चारों सॉल्टों में। तो हम जानते हैं एसिड जो है पीछे वाला होता है, तो यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, और यहाँ पे ये वाला एसिड है। तो आप चेक करें, आगे वाला बेस है, तो कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेस के कंपैरिजन में? तो ज़रा बताइएगा। अच्छा, शैलजा जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। मयंक जी बता रहे हैं। तो भैया नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे भैया आपका एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट कहाँ से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, H2SO4। ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। और ये जो आगे वाला बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। शीतल जी कोई दिक्कत हो बता देना। हाँ मैडम कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा आगे बताइएगा जानवी जी, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, यानी भैया ये भी, इसमें भी सॉल्ट की बात कर रहा है, जो भैया रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करते हैं? बेस कन्वर्ट करते हैं। तो हमें वो सॉल्ट बताइए जिसमें बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़रा सा आराम से देखें भैया, वो सॉल्ट जिसमें बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सॉल्ट है भैया यहाँ पे जिसमें बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेस हमारा आगे वाला होता है, ये वाला, तो स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, तो आराम से देखें। अच्छा, एक मैडम डी बता रही हैं, एक मैडम ए बता रही हैं, शाबाश, अभी चेक कर लेंगे, और बाकी बच्चे बताएं। तो भैया देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खतरनाक बेस था और सल्फ्यूरिक एसिड खतरनाक एसिड है, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, एसिड वीक होना चाहिए। शैलजा जी का आ गया, चलिए डी बता रही मैडम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये, ठीक है। और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रल। यहाँ पे भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खतरनाक बेस है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड होगा तो वीक एसिड है, तो यहाँ पे बेस की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आएंगी, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। माना जी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बताइएगा भैया, ए सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव नो अफेक्ट ऑन आइदर रेड और ब्लू लिटमस, यानी वो सॉल्ट बताइए जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर रहा, यानी वो सॉल्ट बताइए जो न्यूट्रल है, जिसमें एसिड बेस दोनों ही पावरफुल हैं। तो आराम से बताएं, वो सॉल्ट जो एसिड और बेस दोनों ही पावरफुल हैं, तो किस में पावरफुल हैं भैया? अच्छा मैडम बता रही हैं ए, चलिए चेक कर लेते हैं। आगे वाला बेस होता है, आपको बताया था, पीछे वाला एसिड होता है सॉल्ट में। तो सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, और पोटेशियम से क्या बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट यानी कोई भी कलर उसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको समझना है। अच्छा मैडम अगला बताइएगा क्या है? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन, यानी भैया यहाँ पे सॉल्ट हैं, तो आपको बताना है वो सॉल्ट बताइए जब हम उसे फिनॉल फैथलीन में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो भैया बताइएगा, फिनॉल फैथलीन भैया पिंक कलर कब देता है? वो जब एसिड होता है, बेस होता है? फिनॉल फैथलीन का कलर पिंक कब होता है, एसिड में या बेस में?
अच्छा मैडम, बेस में होता है, चलिए, यानी फिनॉल्फेथिलीन का कलर बेस में पिंक होता है। आप चेक करें भैया, इसमें आराम से सभी बच्चे बताइएगा, बेस कौन सा है इसमें, वो सॉल्ट बताइए जो बेस है, बेस यानी जिसमें बेस पावरफुल है। तो यहाँ पे आगे वाला बेस है, पीछे वाला एसिड है, तो HCl एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, या दोनों ही बराबर हैं, ये न्यूट्रल हो गया। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, और ये आपका कार्बोनिक एसिड है, तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा आंसर है। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो नॉर्मल सी बात है, फिनॉल्फेथिलीन डालेंगे तो कलर हमारा पिंक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अच्छा मैडम, अगला बताइएगा, फार्मूला बेकिंग सोडा कौन सा है इनमें से? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 63 का बताइएगा, आराम से बताएं। सिक्सटी थ्री में बताइएगा बेकिंग सोडा कौन है भैया इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, और बाकी बच्चे बताएं। जानवी जी हैं आप, मान्या जी, कोई भी डाउट हो पूछ लें। आराम से बताओ। अच्छा, बच्चों को याद ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं भैया, हमारा जो बेस हो गया मैडम ने बता ही दिया हमें, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। अच्छा भैया, यानी हमसे पूछा गया है बेकिंग सोडा कौन होगा, तो बेकिंग सोडा मैडम ने बता ही रही है कि सोडियम, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, इसका बताइएगा 64 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। अच्छा भैया, क्लोरीन के साथ किससे रिएक्ट कराई जाती है जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, तो कौन भैया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है? अच्छा, मैं प्रेजेंट हूँ, हाँ मैडम बिल्कुल मुझे पता है, बस आपको समझ में तो आ रहा है मैडम, कोई डाउट हो बता देना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया क्लोरीन के साथ क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है जब ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो आप बताइएगा क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? आराम से बताइएगा, क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? अच्छा मैडम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइन। चलिए, यानी भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ तो हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलना चाह रहा है? पेरिस ऑफ प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा भैया, भैया किसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है? तो बहुत ही ईजी अभी पढ़ा था, जिप्सम। चलिए भैया, आप सभी जानते हैं कि भैया हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम को जो हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है भैया? पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाता है। बहुत बढ़िया है। आगे क्या बोलना चाह रहा है? ए सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव pH मोर देन 7, यानी वो सॉल्ट, वो एक्वस सॉल्यूशन बताइए, वो सॉल्ट बताइए जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो भैया चेक कर लें भैया, बेस स्ट्रॉन्ग किसका बनना है एसिड के कंपैरिजन में? भाई यही है शायद मेरे अंदाज से, बेस यहाँ पे K यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, एक ख़तरनाक बेस है, और CO3 हमारा क्या है? कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। तो भैया एसिड कमज़ोर है, बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा क्या सॉल्ट होगा? बेसिक होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए वो सॉल्ट जिसकी pH 7 से ज़्यादा है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आगे देखते हैं और क्या बोलना चाह रहा है। ए सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। चलिए भैया, हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व, पानी में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, और उसका जो pH है वो लेस देन 7 आया है, यानी pH जो है 7 से कम है, तो कौन सा सॉल्ट है भैया जो उसका pH 7 से कम होगा? अच्छा भैया, pH 7 से कम यानी एसिड होना चाहिए। एसिड भैया कौन सा इनमें बनेगा सॉल्ट? मैडम बता रही है हमारा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ HCl बनेगा, और ये जो है पीछे वाला बेस है, ये बेस हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला बेस जो है काफ़ी कमज़ोर है, एसिड ज़्यादा मजबूत है, तो ये हमारा सॉल्ट होगा एसिडिक। और यहाँ पे यही पूछा गया था कि pH जो है 7 से कम आनी चाहिए, तो pH 7 से कम किसकी आएगी? जो सॉल्ट एसिडिक होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा, अगला क्या बोलना चाह रहा है भैया, ज़रा देखते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट
विल गिव एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग pH ऑफ 7, यानी भैया वो सॉल्ट बताइए जिसकी pH अप्रॉक्सीमेट 7 आएगी, यानी न्यूट्रल सॉल्ट बता दें आप। अच्छा चलिए, माने जी हैं चलिए कहीं छोड़ करके हमें, यानी न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है जिसका एसिड और बेस दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए पावरफुल में, कंपैरिजन में। तो भैया यहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3, खतरनाक एसिड है, वीक बेस बनेगा तो न्यूट्रल नहीं है। HCl आपका खतरनाक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ये भैया न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। आपने बता दिया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, ये HCl एसिड बनेगा यहाँ से, न्यूट्रल नहीं है। ये आपने बता ही रही हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम है, हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है, दोनों पावरफुल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बहुत बढ़िया, मेहनत शायद ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है इसमें। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें क्या है। तो भैया पहला क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं क्या है। भैया हमारे पास है P एंड Q आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है भैया, ये P हमारा सोडियम क्लोराइड है और ये Q जो है वो हमारा अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। विच ऑफ, अच्छा विच ऑफ दिस विल टर्न, भैया ब्लू को रेड कौन करेगा इनमें से, और रेड को ब्लू कौन करेगा भैया, आराम से देखें। एक तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और एक है हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो विच ऑफ दीज विल टर्न ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। हाँ मैडम चैप्टर फिनिश हो गया, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। नहीं मैडम आज थोड़े से बच्चों में कुछ डाउट थे मैथ्स में तो वो करा दूंगा, मयंक जी तो गायब हो गए हैं। अच्छा मैडम ए कोई नहीं करेगा, चलिए बहुत बढ़िया मैडम। और बी बताइए, बी का क्या चक्कर है। अच्छा बहुत बढ़िया, नॉर्मल सी बात है, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये सॉल्ट होता है तो नॉर्मल सी बात है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, कुछ भी कलर चेंज नहीं करेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये खतरनाक बेस होता है, तो भैया क्यू क्या कर देगा, भैया बी कर देगा, यानी भैया रेड को ब्लू कर देगा। बस बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, आपने बता ही दिया मुझे। बाकी चाहो तो आपने आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, तो ऐसा इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। अच्छा चलो एक बार इससे और कर दो ज़रा सा, फिर कुछ एक आध मैथ्स के क्वेश्चन थे मयंक जी के, उसे करा देता हूँ मैं। कि हमारे पास एक मेटल सॉल्ट है ए, जो कि ब्लू कलर का है, बहुत बढ़िया। आगे बोलना चाह रहे हैं मेटल सॉल्ट ए जो है उसे जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं बर्नर पे तो एक बी सब्सटेंस बनता है, ठीक है, इज़ एलिमिनेटेड एंड वाइट पाउडर सी इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा बी जो है गायब, हटा देते हैं उसे, एलिमिनेट कर देते हैं और सी बचता है वाइट पाउडर। उसमें हम दोबारा से जब डी लिक्विड डालते हैं सी में तो नॉर्मल सी बात है ब्लू कलर वापस आ जाता है। तो ए बी सी डी क्या थी मैडम, बहुत सिंपल है, बता दीजिए ए बी सी डी क्या थी। ए क्या है, बी क्या है, सी और डी। एक हमारे पास सॉल्ट है ए कलर का, ए जो है वो है ब्लू कलर का, उसे जब हीट करते हैं तो भैया बी सब्सटेंस बनता है, बी सब्सटेंस हट जाता है वहाँ से उड़ करके और हमारे पास क्या बचता है, सी बचता है, जो कि एक वाइट पाउडर है। उसके बाद जब हम उसमें कुछ पानी की बूंदें डालते हैं, सभी कुछ लिक्विड डालते हैं तो हमारा सी में तो हमारा ब्लू कलर वापस आ जाता है। चलिए मैडम ये आप बता रही हैं CuSO4.5H2, बहुत बढ़िया, CuSO4.5H2। बी बताइए क्या था। आराम से बताएं बी क्या है यहाँ पर। कल से भैया ट्रायंगल शुरू करेंगे। अच्छा मैडम ने सारे बता दिए, बी रहा 5H2O, चलिए CSO4 है आपका, बहुत बढ़िया। बी यानी पानी, भैया यहाँ पे जो उड़ेगा वो पानी उड़ता है, H2O आपने बता दिया, आप इसे 5 लगा दीजिए क्योंकि 5 मॉलिक्यूल हवा में उड़ता है, बहुत बढ़िया। तो सी हमारा क्या बचता है, सूखा CuSO4, और इसमें हम दोबारा से क्या मिला देते हैं भैया, पानी मिला देते हैं, यानी H2O मिला देते हैं, 5H2O बोल लीजिए आप बैलेंस करके। हाँ बढ़िया है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अच्छा मैडम जरा से कुछ क्वेश्चन है, ज़रा आप बता देना मुझे क्या आंसर होगा, ये मयंक जी ने पूछे थे, वो गायब बोलिए। मैडम इसके ज़रा ज़ीरोज़ निकाल लें, ज़रा सा ज़ीरोज़ निकाल दीजिएगा इसके।
क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, काट दीजिए सर। हाँ, तो भैया ज़रा सा बताइएगा मैडम, अमान्या जी आप हैं तो ज़रा बताना। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके आपको ज़ीरोज़ बताने हैं, तो आराम से बताएं क्या होंगे। मान्या जी हैं, चले गए कि मैडम मुझे लेने चले गए, मैं सो गई हूँ। हाँ तो मैडम बताइए क्या होगा इसमें मेरे अंदाजे से। वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ, ज़ीरोज़ को पुट करने के लिए हम इसे ज़ीरो रख देते हैं। हाँ मैडम ट्राई करें, आराम से ट्राई कीजिए। वैसे मैडम बहुत ही ईजी है, बच्चों वाला है, आराम से कर लीजिए और बताइए क्या आना चाहिए। चलिए मैडम बता रही हैं 0 और 3/8। चलिए मैडम बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, उन्होंने ये हमसे पूछा था बच्चों वाला, कोई बात नहीं। ये मैडम शायद आपके पीए में आए थे क्या, फिर जो टेस्ट हुआ था क्या था ब्लू वर्ड के बच्चों के। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया था उन्होंने मुझे कि फाइंड द ज़ीरोज़ पूछा था, जरा मैडम इनके ज़ीरोज़ बता दीजिएगा निकाल करके। आपने 9th क्लास में सीखा होगा ज़ीरोज़ निकालना क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो आराम से बताएं। मान्या जी आपको समझ में आ गया पहला वाला? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं ये नहीं आया था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे ही पूछ रहे होंगे मैम जी। अच्छा इसे बताइएगा, इसके बाद हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आराम से कीजिए, 9th क्लास में आपको याद होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकालते थे, ताकि बाद में वीडियो देख लेंगे। पी एक्स की वैल्यू, हाँ मैडम वही, पहले पी एक्स की एक वैल्यू ले लो, फिर डिवाइड कर देना, आप जानती हो। पहले एक्स वैल्यू ले लो, आपका मन है, आपको बताया था। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। इसे अच्छा तो एफ एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, आपका मन है। ये हमारा एफ एक्स हो गया। पहले आप हम मानते थे कि x को 1 मान के पुट करो, x की जगह 1 मान लो, क्या 0 हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहाँ चेक कर लो 0 हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा 1 मान के नहीं हो रहा, चेक कर लो एक बार। यार यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 12 मैडम 12 हो रहा है मैडम, x की जगह 0 पुट करके 1 करके। हाँ चलिए 1 से होगा, अब माना जी चेक करें, हाँ 1 से होगा। x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो f1 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस के 6, तो ये 1 हो गया, माइनस के 6 हो गया, प्लस के 11 हो गया, माइनस के 6 हो गया, तो ये 12 माइनस के 12, तो आपका ज़ीरो आ गया। तो हाँ भैया ये एक ज़ीरो है, तो ज़ीरो हमारे पास क्या है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x माइन इज़ इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 जो होगा ये आपका ज़ीरो होगा। तो एक ज़ीरो तो हमारा आ ही गया, बाकी सारे ज़ीरो निकालने के लिए पहले फैक्टर निकाल लो उसके सारे। तो आप चाहो तो इसका डिवाइड कर लो, या फिर दोबारा से और वैल्यू सपोज़ करो, फिर सपोज़ करने में काफ़ी थोड़ी दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लो, और क्या है। सर 2 एंड 3 आएगा। अच्छा मैडम 2 और 3 बता रही हैं आप, जब 2 एंड 3 बता रही हैं तो बढ़िया है मैडम फिर तो। अच्छा 2 रखने पे आ रहा है इसको, यहाँ पर 2 रख देते हैं, लाओ एक बार।
आप कह रही हैं तो ये 2 रखने पे 8 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। F2 तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, माइनस 2 यहाँ पे 6 है, 6 और 2 का स्क्वायर यानी 4, 6 इंटू 4 24 हो गया, प्लस के 11 इंटू 2 22 हो गया, माइनस के 6 चेक कर लेते हैं। हाँ मैडम ये तो वैसे ही आ गया, निकालने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 30 हो गया, माइनस के 30, तो ये भी हमारा 0 आ गया। बहुत बढ़िया मैडम, 1 0 ये हो गया। तो हमारे पास क्या था, ये x हमने यहाँ पे क्या माना था, 2 माना था, तो 1 0 ये आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा 1 0 आपने बताया 3, मैंने फ्यूचर डिवीज़न अच्छा करके निकाला। अच्छा मैडम आपने डिवीज़न करके निकाला है, बहुत बढ़िया है, वरना आप ऐसे निकाल लीजिए। बेसिकली इसी के फैक्टर होते हैं, जो भी लास्ट में होता है ना, इसी के फैक्टर होते हैं बेसिकली, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, और प्लस माइनस 3। तो आप डिवाइड करके निकाल लो, वैसे निकाल लो। आप 3 से चेक कर लेना। मुझे लगता है मैंग जी समझ गए होंगे। बाद में से वेरीफाई कराना था तो वेरीफाई बाद में वो कर ही लेंगे अपने आप। यहाँ से आप x3 चाहो तो पुट कर लो, चाहो डिवाइड करके देख लें आप, एक ही बात है। मैडम डिवाइड करके कुछ नहीं मैडम, आपको यहाँ से जो था ये वाला, ये जो x माइनस 1 का आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो क्यूशेंट आता है क्यूशेंट के फैक्टर करने पड़ेंगे। मैडम आपको याद होगा 9th क्लास में, आपको याद है कि यहाँ पे हम इसका इसमें डिवाइड कर देते एक फैक्टर निकालने के बाद, जब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे। याद आ गया, बहुत बढ़िया। तो जो यहाँ पे आता था उसके हम फिर से फर्दर फैक्टर कर देते, तो जो 2 फैक्टर आते थे वो 2 फैक्टर ये वाले होते थे, 1 फैक्टर ये होता था, वरना हम ऐसे निकाल देते हैं बेसिकली देसी भाषा में। तो 1 2 है, 1 3 है। चलिए अब मैडम कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में हल्के से कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नया चैप्टर मैं कल ही डिस्कस करूँगा आपसे। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मैडम, 1 मिनट बस, आपको भी अच्छे लगेंगे, कुछ नया। हाँ मैडम वो स्पेसिफाई होता था क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा मैडम मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था आपको पहले चैप्टर में, कि भैया कोई भी नंबर होता है उसे ज़ीरो कौन बनाता है। जैसे हमारे पास 20 आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंड में जो है ये ज़ीरो कौन बनाता है, कुछ याद है आपको? मैंने आपको बताया था जब 2 नंबर आपस में मिलते हैं तब एक ज़ीरो बनता है, तो कौन सा नंबर थे वो, कोई आपको याद होगा? बहुत बढ़िया, 5 और 2, यानी 5 और 2 मिलते हैं तब हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो बनता है। आपने बताया, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे पास है, हम मान लेते हैं 100 मान लीजिए, या 200, कुछ भी मान लीजिए। हाँ चलिए 100 मान लेते हैं। तो 100 को भैया आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो भैया 1 ज़ीरो इससे बन रहा है, 1 ज़ीरो इससे बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होता तो नॉर्मल सी बात है, तब भी 2 ही ज़ीरो बनते, क्योंकि हमें ये पेयर चाहिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक पेयर और एक पेयर, और बाकी कुछ अलग 2 है तो उससे कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि थोड़ा सा कंपटीशन का है, समझिएगा, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 16, ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो मैं पूछता हूँ आपसे कि एंड में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है। जैसे 100 में 2 ज़ीरोज़ थे, 20 में 1 ज़ीरो है, तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे। कहीं मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, तो मुझे आप बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे एंड में। रेडी, ROS, कितने ज़ीरोज़ आएंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा कंपटीशन है, AMU में तो अक्सर आ ही जाता है 11th के एंट्रेंस में, तो ज़रा बताइएगा ये कितने ज़ीरोज़ बनने चाहिए। अच्छा मैडम 3 बता रही हैं, चलिए शायदा जी आप बताएंगे कितने ज़ीरोज़ बनने चाहिए। 3, अच्छा मैडम 3 के बनने चाहिए। अब ज़रा खुद सोचिएगा आप, ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में तो हैं, तो ज़रा देखिएगा 4 का मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार होगा। इसको भैया 6 में ब्रेक करें तो 6 में 2 एक बार है,
मैं फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे भैया 12 में 2 कितना आता है, 2 इंटू 2 2 बार आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 यहाँ पे 2 बार है। आप देखिएगा यहाँ पे 2 कितनी बार है भैया, 3 बार है। यहाँ पे 2 1 बार है, ठीक है, बिकॉज 5 3 टाइम्स। अरे मैडम चेक करते हैं, चलो 5 3 टाइम्स बता रही हैं आप, बहुत बढ़िया, तो आप समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे 5 हमारा एक यहाँ पे बन रहा है, एक 5 यहाँ बन रहा है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, और एक 5 यहाँ पे बन रहा है। तो बेसिकली 5 3 है, 3 टाइम्स है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आएंगे। बहुत बढ़िया आपका आंसर है, क्योंकि 2 तो ज़्यादा है बट 5 यहाँ पे कम है। 2 यहाँ पे भी बन रहे हैं, 2 की पावर 4। बहुत सही आंसर दिया आपने। अच्छा, तो आपको इस तरीके से देखना होगा। अगला मुझे बताना आप, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 6 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 हमारा 15 है, इंटू 12 है, इंटू फिर से 15 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 2। बताइए कितने ज़ीरोज़ होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, समझ के कीजिएगा। अच्छा मैडम 5 बता रहे हैं, चलिए अभी चेक करेंगे, आराम से देख लो मैडम, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा 6 है मैडम इस बार, चलिए अभी चेक करेंगे। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा पक्का 6 है, चलिए अभी शैलजा जी का आन दो, फिर आगे बता चलते हैं मैडम, चिंता ना करो। सिक्स हैं, चलिए बहुत बढ़िया मैडम, क्योंकि बेसिकली इसमें 5 ज़्यादा हैं, तो 5 कम है एक्चुअली में, तो 5 काउंट कर लेते हैं। एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 आपका यहाँ पे है, और एक 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ 2 3 4 5 6 6। हाँ मैडम इजी है, अभी अभी पता चलेगा आपको, चिंता ना करो। तो बेसिकली 6 ज़ीरोज़ आएंगे एंड में मल्टीप्लाई करने पर। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना है एक चीज़ को। जैसे हमारे पास है, अब आप ही मुझे बताना, मैं थोड़ा सा हल्का सा काउंट कर रहा हूँ। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, डॉट 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 इंटू चल रहा है हमारा, इंटू 100, यानी हमारी इस तरीके से एक सीरीज़ बन रही है। अब कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके अंदर, इन सभी को नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने ज़ीरो आने चाहिए, अब आप बताएं। माना चाहिए कह रही थी ईजी है, हाँ आप बताइएगा कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। अगर आप इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 100 तक जाना है हमें सीरीज़ में, तो कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए। हाँ मैडम बताइएगा। ये कैसे करें, अच्छा शैजा जी आप बताइए कैसे करेंगे, कुछ आइडिया देंगे आप इसे, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो हमारी बत्ती बन जाएगी करते करते। अच्छा मैडम, अच्छा होमवर्क नहीं मैडम, होमवर्क नहीं है। अच्छा बस 1 मिनट का टाइम है, नहीं हाँ चिंता ना करें, अभी करें, अभी तो और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ मैडम चिंता ना करें, आप इसे कर लीजिए, वरना मैं अभी कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, आपको बस एक ट्रिक बतानी है मुझे, ट्रिक आपको आ जाएगी तो फिर आप आराम से निकाल लेंगे। पहले ज़रा शैलजा जी कर लें एक बार, बहुत ही सिंपल है। 20 को नहीं, 5 को 20 तक देखेंगे, नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं समझा देता हूँ आपको, समझना।
बेसिकली हमें इस सीरीज़ में पता करना पड़ेगा कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर हैं, हमें क्या पता 2 कितने हैं 5 कितने हैं, तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है मैडम, ज़रा समझिएगा। मैं पहले एक छोटी सी सीरीज़ बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास सीरीज़ है, ताकि आप समझ में आ जाए और आप आसानी से उसे काउंट भी कर लें। जैसे हमारे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इस सीरीज़ में कितने 2 हैं ये काउंट करना चाहते हैं या कितने 5 हैं ये काउंट करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, अगर हमें 2 काउंट करना है तो जो बड़ा नंबर है उसे लिख लीजिए। लेकिन याद रखना इस सीरीज़ 1 से चलनी है, ठीक है, 1 से चलेगी तभी काम होगा वरना नहीं होगा। तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है भैया। तो 9 में हम भाई इस पूरी सीरीज़ में 5 भी काउंट करना चाहते हैं और 2 भी काउंट करना चाहते हैं, तो मैं 9 2 बार लिख रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले 2 काउंट करना चाहते हैं, तो भैया ये बताइए आप 2 का जब मैं 9 में डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाना चाहिए, क्वोशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो भैया जनरल सी बात है 4 बार जाना चाहिए, कोई डाउट हो बताइएगा। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है कितनी बार जाना है, बस 4 बार जाएगा भैया, ठीक है, पूरा पूरा। इसके बाद फिर से 2 का डिवाइड करते हैं 4 में, तो कितनी बार जाना चाहिए भैया, 2 बार जाना चाहिए, ठीक है, क्वोशिएंट लिखते हैं यहाँ पे। और फिर 2 से करेंगे तो 2 में कितनी बार जाना चाहिए, 1 बार जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना, इसमें जो नंबर ऑफ़ 2s होंगे वो हम इतने नंबर ऑफ़ 2s होते हैं, ये जो है इन्हें काउंट कर लें कितने हो गए। तो ये आपका हो गया 4 5 6 और एक आपके 7, यानी टोटल नंबर ऑफ़ 2s जो होंगे वो 7 होंगे इसमें। अब आपको भरोसा नहीं है तो काउंट कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे एक ये रहा 2 की पावर 1, एक यहाँ पे 2 की पावर 2 ये रहा, 2 बार 2 है। 6 में भी एक 2 आता है 2 की पावर 1, और 8 में भी 2 3 बार आता है। तो आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो 2 हैं हमारे यहाँ पे कितनी बार हैं, 7 बार हैं। तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसी सीरीज़ में अगर हम 1 2 3 4 5 की सीरीज़ में 5 काउंट करना चाहते हैं तो 5 का डिवाइड कर लीजिए। तो भैया 5 जो है 9 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, नॉर्मल सी बात है 1 बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार तो जाएगा। तो अब चेक करें एंड में क्या आ रहा है, इसे छोड़ करके यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, तो 5 हमारे कितने होंगे, 1 होंगे। तो देखिएगा 5 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और कोई 5 नहीं आ रहा। अब आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसमें निकालें, इस सीरीज़ में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो आराम से चेक करें आप, और फिर आप मुझे बताएं, ये शॉर्टकट था एक तरीके से समझने का। अच्छा मैडम 2 बता रही हैं, 20 ज़ीरोज़ बनेंगे। अच्छा मैडम अभी और बच्चे बताएं, मान्या जी बताइएगा। आराम से कर लो, मैं तो इसे ऊपर लिख देता हूँ एक बार, नीचे 1 मिनट यहाँ पर दोबारा से 1 2, चलिए थोड़ा सा और चेक कीजिएगा 3 डॉट डॉट 100। तो भैया हम इसमें दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं, 2 कितने हैं और ये हमारा 100 में 2 चेक कर लेंगे एक में, और 5 चेक करेंगे, क्योंकि हमें तो 2 और 5 से मतलब है बस 5। तो भैया 5 जो है 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और भैया 5 जो है फिर 20 में कितनी बार जा सकता है, 4 बार जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस सीरीज़ में जो 5 होंगे वो हमारे कितने होंगे भैया, 24 होंगे, क्योंकि भैया नॉर्मल सी बात है 5 4 में नहीं जा सकता। तो जो 5 है हमारे वो कितने हैं भैया, 24 हैं। हाँ मैडम। अच्छा माने 40 बता रही हैं। अच्छा आप 2 चेक करते हैं भैया, 100 में कितनी बार जाएगा भैया, 50 बार जाना चाहिए। फिर 2 जो है 50 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 25 बार करेगा। फिर आप 2 करेंगे 25 को भैया 12 बार करेगा, ठीक है। 2 कितनी बार करेगा भैया, 6 बार। 2 जो है 6 को 3 बार करेगा, और 2 है जो 3 को 1 बार करेगा। तो आप चेक करो टोटल कितने होंगे, इन्हें ऐड करके देखो भैया कितना होना चाहिए लगभग। तो 2 ज़रा बताइए कितना ऐड करके, इन सभी को यहाँ से यहाँ तक को फिर ऐड करके देखें तो पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। ये ज़रा सा हाथ
हाँ मैडम बहुत बढ़िया। तो हमारे जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 24 ज़ीरोज़ होंगे इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करना आप कैलकुलेटर से करना तो बहुत समय लगेगा, तो करीब करीब 24 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे 2 तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ये 20, 50, 60, 70, 80 करीब, 80, 90 करीब होंगे 2, तो 2 से हमें मतलब नहीं है, जो नंबर कम है वो ज़ीरोज़ बन जाएंगे उतने। अच्छा, अब आप मुझे बताना, क्वेश्चन में थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था क्योंकि आप ही दोनों मैडम बच्ची हैं फ़िलहाल, तो कुछ अलग कराना चाहिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 500 सीरीज़ चल रही है, बताइए कितने ज़ीरोज़ होंगे एंड में। हाँ मैडम बताइएगा शैजा जी क्या क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा सीरीज़ 1 से लगेगी तभी वैसे वो शॉर्टकट लगेगा। सर क्वेश्चन ऊपर आपने मैडम ये तो क्वेश्चन पूछा था वो 1 से लेके मैडम 100 तक का, और ऊपर भी 1 से लेके 100 तक है, ये वाला ये सेम ही क्वेश्चन पूछा था। और आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं, भावना को कुछ अलग है तो यहाँ भी हमने वही लिया है। अब आपको ये बताना है 1 से लेके 500 के बीच में कितने ज़ीरोज़ होंगे। हाँ जो ये डिवाइड किया, हाँ मैडम डिवाइड जो किया है, इस डिवाइड में कोई दिक्कत हो बताइएगा मैडम। एक्चुअली मैं थोड़ी भावना में आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मैडम इस पर मैंने 4 पर रोक दिया, 4 पर कहाँ रोक दिया मैडम। अच्छा मैडम ये 4 मैडम 4 रुका नहीं है वो, एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप 4 बोलना चाह रही हो तो डॉट डॉट लगा हुआ है, 5 लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया था मैडम, एक ही चीज़ है वो। अच्छा मैडम ये वाला 4 तो नहीं कह रही, ये वाला आप इस 4 की बात कर रही हैं, ये जो 4 है इसकी बात कर रही हैं आप। अच्छा मैडम बात हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि कितना क्यूशेंट आ रहा है मैडम, हमें रिमाइंडर नहीं चेक करना। देखिएगा यहाँ पे 100 को हमने डिवाइड किया तो 20 बार आ गया, वो क्यूशेंट 20 आएगा। फिर 5 को फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है 5 जो है 4 को तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो आगे हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने 20 और 4 को ऐड कर लिया। फिर 2 से 25 भी नहीं होगा, नहीं मैडम 2 फिर से वो आप देखें 2 हमें क्यूशेंट निकालना है, तो आप खुद सोचिए 2 जो है 2 छोटा है 25 बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है 2 25 को कितनी बार कर देगा, पूरा पूरा नॉर्मल सी बात है 12 बार तो करेगा ही करेगा। तो हमें इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, डिवाइड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस इस क्यूशेंट से मतलब है। आपको जब तक डिवाइड देना है जब तक आपको क्यूशेंट आ रहा है, और जब आपका अगर क्यूशेंट नहीं आ रहा तो फिर हम डिवाइड देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई क्यूशेंट नहीं आ रहा था होल नंबर में, तो हमने डिवाइड नहीं किया, बस आपका क्यूशेंट आना चाहिए, रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा मैडम आप 124 बता रही हैं, कोई बात नहीं अभी चेक कर लेंगे। अब मैडम इसके बताइएगा कि हमारे पास 1 से लेके 500 तक नंबर हैं, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, आराम से चेक करें। अभी मान्या जी बता ही रही हैं, अभी चेक करते हैं फिर। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, 2 से करेंगे तो ये 154 से काफ़ी ज़्यादा चले जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 124 ज़ीरोज़ होंगे। बस छोटी सी ट्रिक होती है, समझ गए तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, वरना माने जो होमवर्क में करती है तो होमवर्क में भी तो नहीं हो पाता क्वेश्चन, एक तक ट्रिक नहीं पता हो। अच्छा एक बार बताओ 1
2 3 4 डॉट 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 36, सिर्फ हमारा 36 तक है। हाँ मैडम अब तो हो गया, मैडम को ट्रिक पता लग गई, अब हो गया, बस सिंपल सा चीज़ है। कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, लगते बहुत कठिन है बट जब ट्रिक पता चल जाती है तो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अच्छा मैडम थोड़ा सा और चेक कीजिएगा मान्या जी, आराम से दोनों को चेक कर लें, 2 कितने हैं 5 कितने हैं, जो भी कम होगा उतने ही ज़ीरोज़ बन जाएंगे। हाँ मैडम 36 है मैडम, ये 36। अच्छा अभी चेक करते हैं मैडम। आराम से बताएं कितने ज़ीरोज़ बनने चाहिए। कल से हमारा ट्रायंगल शुरू हो जाएगा, तो कल से ट्रायंगल डिस्कस करेंगे आराम से। तो शैलजा जी 8 बता रहे हैं, चलिए मान्या जी आप चेक करें। 36 है, पहले तो 5 चेक कर लेते हैं। 5 से करते हैं 7 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे 7 जो है एक बार तो जाएगा ही जाएगा, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं था, क्यूशेंट से मतलब है कितनी बार जाना चाहिए। तो हमारा कितना हो गया 8 हो गया। 2 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है 36 से, तो नॉर्मल सी बात है 8 ज़ीरोज़ हैं। ये ट्रिक तभी लगती है जब नंबर 1 2 इस तरीके से हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है 1 से लेकर के आगे तक चल रहा हूँ। अच्छा अब आप मुझे ये बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 3 5 9 या 7 सॉरी इंटू डॉट 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 इंटू 25, कितने ज़ीरोज़ होंगे इसमें ज़रा बताइएगा। अच्छा मैडम 2 बता रही हैं, फिर सॉरी कह रही हैं, कोई बात नहीं मैडम आराम से बताएं। अच्छा हाँ तो मैडम आराम से बताइए कितने ज़ीरो होने चाहिए। 6, बहुत बढ़िया मैडम। मैडम इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होंगे, नो ज़ीरो। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए ऑड सीरीज़ बन रही है, ऑड सीरीज़ में कभी 2 नहीं आता, ऑड सीरीज़ में कभी 2 नहीं आता तो नॉर्मल सी बात है ज़ीरो नहीं बनेंगे, चाहे 5 कितने भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम 2 कहाँ है बताइए यहाँ पे, 1 3 5 7 25 आ रहा है यहाँ पे, 2 कहाँ आ रहा है मैडम। हाँ शाबाश, तो इसमें कभी भी 2 नहीं आएगा मैडम को, तो ये ऑड सीरीज़ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं बनेंगे, चाहे 5 आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है, 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा अगला आप बताना मुझे। 1 3 5 7 डॉट 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 99 इंटू 32, बताइएगा कितने ज़ीरोज़ होंगे इसमें। अच्छा वही कर रही हूँ, हाँ तो मैडम वही कर रही हैं तो इसमें करने की बात ही नहीं है, बस समझना था मैडम इसमें कि 1 है 3 है 5 है 7 है, तो ये ऑड सीरीज़ बन रही है, तो ऑड सीरीज़ में कभी 2 आता ही नहीं है, तो कहीं 2 आता नहीं है तो वो ज़ीरो है। अच्छा हाँ मैडम वही कह रही हूँ, वही बोल रही हूँ, समझ रहा हूँ भावना को। 2 नहीं, अच्छा मैडम 2 नहीं है ये कह रही हैं आप, बढ़िया। हाँ वो वाला कमेंट मैंने मैं देख नहीं पाया आपका, बढ़िया बढ़िया। अच्छा इसे बताइएगा कितने ज़ीरोज़ आएंगे इसमें। ये टॉपिक थोड़ा आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन कभी हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। अच्छा मे बी 5, अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, आपका आंसर ठीक है। एक्चुअली 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं,
इनटू, अब यहाँ पे जो 5 है, एक तो 5 यहाँ पे आएगा, एक 515 में आएगा, 525 में 2 आएंगे, फिर 35 में, फिर 45 में, तो 5 तो काफ़ी बार होंगे, तो 5 जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगे, मोर लिख दिया। तो भैया 2 ही कम है, तो नॉर्मल सी बात है, 2 सिर्फ 5 है, तो भैया 5 ही ज़ीरो आएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर है 5। ठीक है, आगे इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे जब फ्री टाइम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ठीक है भैया, हमारा सभी को गुड आफ्टरनून है। कल से हम ट्रायंगल शुरू कर लेते हैं और उसके बाद इसका टेस्ट ले लेंगे। अब आज के लिए इतना ही। हाँ मैडम, अब आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया। और कोई डाउट हो आप मुझे बता देना। सभी को भैया हमारा गुड आफ्टरनून है, एंजॉय करें आप भी।